हाँ जी बच्चों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बिजनेस स्टडीज़ के एक नई क्लास में। तो बेटा, जैसे कि आपको पता है कि यूनिट नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं और यूनिट नंबर 2 में चैप्टर पढ़ चुके हैं हम टोटल 4। 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4। एक बार दौड़ाओ दिमाग को, बताओ इनमें हमने क्या क्या पढ़ा था। यूनिट नंबर 2 जो है वो हमें बताती है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो बिजनेसेस आज के टाइम में चल रहे हैं वो किस प्रकार किए जा रहे हैं। कोई बिजनेस ऐसा जिसको सिंगल ओनर चला रहा है, अकेला मालिक अपने बिजनेस का। कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लोग, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा, लेकिन 50 तक, ऐसे भी कुछ बिजनेसेस हैं। कुछ ऐसे भी बिजनेसेस है जो किसी परिवार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनका पुश्तैनी व्यापार चला आ रहा है। पहले परदादा थे, फिर दादाजी, फिर पापा, फिर उनके बच्चे, इस तरह से फैमिली बिजनेस भी रन हो रहे हैं। फिर हमने पढ़ा कि कुछ सोसाइटीज़ बना ली जाती हैं, जैसे जिन व्यक्तियों को जैसी रिक्वायरमेंट होती है, जैसी समस्या से वो डील करते हैं, वो उसी प्रकार की सोसाइटी को बना लेते हैं और अपनी समस्या से छुटकारा ले लेते हैं। तो इनमें हमने क्या पढ़ा था? पहला चैप्टर था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला व्यक्ति जब व्यापार करता है तो। फिर हम पढ़े कि अकेले व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली। इसने कहा भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है मेरे को, तो क्यों ना मैं एक नए बिजनेस में एंटर कर जाऊं। तो हमने पार्टनरशिप फर्म के द्वारा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कुछ लोगों को अपने साथ मिला लिया। फिर एक हमने पढ़ा था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसमें एक परिवार के सभी सदस्य उस बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं। परिवार का सबसे बड़ा जो सदस्य होता है, मेल मेंबर, वो उस बिजनेस का मुखिया होता है, जिसको कर्ता कहते हैं। फिर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आए कि कुछ लोगों को जैसी जैसी आवश्यकताएं फेस करने को मिलती है, वैसी वैसी वो सोसाइटी बना लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई भी स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, यानी इसको डील करने वाला कोई भी कानून नहीं है। पार्टनरशिप फर्म को डील करने के लिए एक्ट बना है, जिस एक्ट का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस एक्ट के अंदर प्रोविजंस बताए हुए हैं कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को किस प्रकार कैरी ऑन किया जाएगा। ज्वाइंट हिंदू फैमिली के ऊपर कोई एक्ट नहीं लगता। ये हिंदू लॉ, जो हमारे हिंदू लॉ है, हिंदू एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग डील होते हैं। जैसे किसी परिवार को, हिंदू परिवार को किस तरह से चलाया जाता है, उस एक्ट के नियम इस पे लगते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको हमने पढ़ा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट या तो 1912 के अंतर्गत कोई भी सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है, या कुछ स्टेट होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनके खुद के कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होते हैं, उनके ऊपर 1912 वाला एक्ट नहीं लगता। बाकी जितनी भी सोसाइटी हुई, सब पे कौन सा एक्ट लगेगा बेटा? 1912। तो ये चैप्टर अभी तक हमने डील किए थे। तो देखो, हम इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं लाइफ में। कभी भी पहले हम अकेले होते हैं, फिर हमारे साथ कुछ लोग साथ हो जाते हैं हमारे काम को देखते हुए, ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करे, बहुत ज़्यादा, जिसमें कि अनलिमिटेड मेंबर्स हों, अनलिमिटेड हमारे सदस्य हों। तो देखो, जब बिजनेस हमारा छोटा था तो हम इतने ग्रो नहीं कर पा रहे थे। हमने धीरे धीरे बड़े बिजनेस की ओर रुख किया, हम पार्टनरशिप बिजनेस की तरफ बढ़ गए। हमने कहा भी हमें अभी भी लोग की जो संख्या वो कम पड़ रही है, हमें और ज़्यादा लोग चाहिए। तो हमने कहा भी चलो कंपनी बना लो, कंपनी। इनको हम अभी सेपरेट कर रहे हैं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली और कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि ये पर्टिकुलर बिजनेसेस होते हैं। इसको परिवार चलाता है और इसको वो लोग बनाते हैं जिसको कोई ना कोई आवश्यकता होती है सोसाइटी से रिलेटेड। अब हमने कहा भी अकेला व्यक्ति व्यापार चला रहा था तो उसके पास पैसे की कमी थी, लोगों की कमी थी, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी, उसका सब कुछ बिक जाता था अगर बिजनेस अपने लोन नहीं चुका पाया तो। फिर हम आए पार्टनरशिप फर्म की तरफ। फिर हम कहाँ पर आए? पार्टनरशिप फर्म की तरफ, जिसमें 50 लोगों ने हमारा हाथ थाम लिया। अब 50 लोग पैसे लाएंगे, लायबिलिटी उनकी भी अनलिमिटेड होगी, सारे मिलकर काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो बर्डन होता है ना वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि हमारे साथ जब ग्रुप काम करता है तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है।
अकेले करते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन जब हमारे साथ खड़े होते हैं ना आजू बाजू में, तो हमारी पावर बढ़ जाती है कि कोई दिक्कत नहीं, हमारे होल्डर यानी हमारे सपोर्टर काफ़ी हैं। इसके बाद हमने कहा भी हमें और लोगों की आवश्यकता है, 50 लोगों से काम नहीं चल रहा। तो हमने फिर एक नई बिजनेस की टाइप को जन्म दिया और जिसको हमने नाम दे दिया कंपनी। कंपनी के अंदर अनलिमिटेड, वो हम बात करेंगे कि कौन कौन से कंपनी होती है वो बाद में करेंगे। अभी हम नॉर्मल सेंस में पढ़ रहे हैं कि कंपनी एक ऐसा व्यापार होता है जिसमें लोग इकट्ठे होते हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं या इनकॉर्पोरेट करवाते हैं अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी के ऊपर बेटा कौन सा एक्ट लगता है? कंपनीज एक्ट 2013। 2013 के अंतर्गत कुछ लोग इकट्ठे होते हैं किसी बिजनेस को रन करने के लिए, तो उन लोगों के समूह को कहा जाता है कंपनी। कंपनी के अंदर जो इंसानों की संख्या होती है वो अनलिमिटेड होती है, कितने भी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जब सोचो हमारे साथ कई लाख व्यक्ति अगर जुड़ रहे हैं तो हमारे पास कितना पैसा होगा, क्योंकि बिजनेसेस की क्या ट्रिक होती है भाई, एक व्यक्ति आया, ये अपने साथ पैसे लेके आया, दो आएंगे, ये फिर से पैसा लाएंगे, तीन आएंगे, ये फिर से पैसा लाएंगे। तो जैसे जैसे हमारे पास लोगों की संख्या बढ़ती जाती है, पार्टिसिपेंट्स की संख्या बढ़ती जाती है, उतने ही हमारे जो पैसे होते हैं वो बढ़ते जाते हैं और हमारे पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं कि हम अपने बड़े से बड़ा यानी कि करोड़ों रुपए का जो बिजनेस है वो इजीली सेटअप कर सकते हैं। तो कंपनी की आवश्यकता क्यों पड़ी बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की कुछ कमियां थी जिनको ओवरकम करने के लिए, जिनको खत्म करने के लिए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन सामने आया, जिसमें कि अनलिमिटेड लोग पैसा लगा सकते हैं, अनलिमिटेड। तो सोचो जो हमारे पास लाखों इंसान साथ होंगे, तो मान लो हमारे पास 1 लाख लोग हमारी कंपनी से जुड़े हुए हैं, 1 लाख पर्सन्स, और हर व्यक्ति 2-2 लाख रुपए देता है। तो सोचो हमारे पास कितने करोड़, कितने मिलियन या बिलियन रुपीज हो जाएंगे ना। तो पैसों की कमी पूरी हो गई। यहाँ पर जो लायबिलिटी है उसका भी हम पढ़ेंगे आगे। इसमें जो वर्किंग करने का जो सिस्टम है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक चीज करके इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा बेटा कि कंपनी कुछ लोगों का ऐसा समूह है जो कि अपने आप को कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेट करवाते हैं। क्लियर? देखो कंपनी में क्या होता है कि ये मैंने कंपनी बना दी। अब कंपनी बनाने के लिए मैं पहले ही आपको यहाँ पर थोड़ा सा एलोब्रेट कर देता हूँ। एक कंपनी होती है हमारे पास प्राइवेट, एक होती है हमारे पास पब्लिक। अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं प्राइवेट, तो कम से कम 2 लोगों को आपको साथ मिलाना पड़ेगा, 2 लोगों से कंपनी स्टार्ट होगी प्राइवेट। और अगर आप पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हैं तो कम से कम आपको आवश्यकता पड़ेगी 7 लोगों की। ये हम आगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे प्राइवेट पब्लिक के बारे में। अब बात करते हैं मैक्सिमम। हम कहते हैं कि प्राइवेट कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोगों को आप साथ ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बैरियर लग गया हमारे पास, 200 तक हम सीमित होकर रह गए। लेकिन पब्लिक कंपनी जब आई तो इसने कहा कि आप मन चाहे जो पर्सन्स हैं अपनी कंपनी में शामिल कर सकते हैं, लाखों करोड़ों इंसान को अपनी कंपनी का पार्टनर बना सकते हैं, अपनी कंपनी का ओनर बना सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए कम से कम 2, पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए कम से कम 7। प्राइवेट कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने लोगों को साथ ले सकते हो? 200। पब्लिक कंपनी में आप कितने ही इंसानों को ले सकते हो? लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों लोगों को आप अपने साथ मिला सकते हैं।
तो ये थी हमारी कंपनी का स्वरूप। ठीक है, दो प्रकार की कंपनी हमने बता दी, इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे। इसके बाद कंपनी के अंदर जो पर्सन्स, PERSONS, पर्सन्स या पीपल, कंपनी के अंदर जो भी लोग पैसा लगाते हैं, पर्सन्स ने कंपनी के अंदर पैसा लगा दिया, इन पर्सन्स को कहा जाता है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स का मतलब होता है किसी भी चीज में हिस्सेदारी। ये हिस्सेदार होते हैं कंपनी में। कोई व्यक्ति कंपनी को 10,000 रुपये देता है, कोई 20,000, कोई लाख, कोई 2 लाख, यानी सब ने अपना अपना पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। मेरे पास 2 लाख रुपए पड़े हैं और मैं चाहता हूं कि इन पैसों का मुझे भरपूर यूज मिले, बेनिफिट हो मुझे इन पैसों से। तो जब मैं बैंक में जमा कराने जाता हूँ इन पैसों को, तो बैंक मुझे ज्यादा से ज्यादा 4% सालाना ब्याज देता है। तो 2 लाख रुपए अगर मैं बैंक में जमा कराता हूं तो मुझे 4% के हिसाब से कितने रुपए मिलेंगे बेटा? साल के 8,000 रुपए। 8,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर मैं यही पैसे उठाकर किसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर देता हूं, रिलायंस कंपनी में, टाटा कंपनी में, मित्तल स्टील कंपनी में, या जो बड़ी बड़ी कंपनी है ONGC वगैरह, HDFC, एक्सिस, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर अगर मैं पैसा लगाता हूं तो मुझे उसी पैसे का कम से कम 10% मिलता ही मिलता है। कितना हो जाएगा बेटा मेरा? 20,000। तो बैंक में पैसा लगाना अच्छा कि कंपनीज के अंदर पैसा लगाना अच्छा? कंपनी के अंदर। और ये रिटर्न एश्योर होती है। कंपनी को देखना पड़ेगा, अगर आपने वेल रेप्यूटेड कंपनी के अंदर पैसे लगाए हैं, बहुत ही फेमस कंपनी के अंदर पैसे लगाए हैं, वो आपको कंपनी के अंदर पैसे लगाने से पहले अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा कि मार्केट में कौन सी कंपनी ऐसी है जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर रही है। उसी कंपनी में आप अपना पैसा लगा दो और आप उस कंपनी में 2 लाख रुपए की कैपिटल के बराबर क्या माने जाएंगे? पार्टनर, हिस्सेदार। मान लेते हैं कंपनी के अंदर 200 करोड़ रुपए लगे हुए हैं और आपने उस कंपनी में 2 लाख रुपए लगाए हुए हैं, तो हम कहेंगे 2 लाख 200 करोड़ का कितना परसेंट है? 1%। 1% के करीब आपका पैसा कंपनी के अंदर लगाए हुए, यानी आप उस कंपनी के टोटल कैपिटल में 1% के हिस्सेदार हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा भी सकते हैं, आप 1 करोड़ रुपए लगा सकते हैं, 2 करोड़ रुपए लगा सकते हैं, वो अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। इसलिए बैंक के बजाय कंपनीज के अंदर पैसा जब इन्वेस्ट किया जाता है तो वहां से रिटर्न हमें अच्छा मिलता है। ठीक है बेटा। अब जो व्यक्ति कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं उनको हमने कहा शेयर होल्डर्स, और ये शेयर होल्डर्स ही कंपनी के क्या होते हैं? ओनर, मालिक। क्वेश्चन आता है कई बार, हु आर द एक्चुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी? हु आर द एक्चुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी? कंपनी के असल में जो मालिक होते हैं वो कौन होते हैं? कंपनी के अंदर पैसा लगाने वाले जो पर्सन्स होते हैं वो होते हैं, और उन पर्सन्स को टेक्निकल भाषा में क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर्स। तो ध्यान रखना, कंपनी के जो मालिक होते हैं वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। ठीक है। अब देखो, ये शेयर होल्डर्स पता नहीं कितने हो सकते हैं, क्योंकि अभी हमने कहा था कि अनलिमिटेड बंदे हो सकते हैं। हम प्राइवेट कंपनी की बात नहीं कर रहे, हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं। ये बहुत ज्यादा शेयर होल्डर्स उस कंपनी में पैसे लगा बैठे हुए, सभी ने अपने अपने घर से कुछ न कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है किसी कंपनी के अंदर। ठीक है। अब दिक्कत क्या होती है कि ये शेयर होल्डर पूरी दुनिया के अंदर बिखरे होते हैं। जरूरी थोड़ी है कि इंडिया का पर्सन ही इंडिया की कंपनी में पैसा लगा सकता है। कोई विदेशी नागरिक, विदेशी व्यक्ति भी कंपनी के अंदर पैसा लगा सकता है। मैं हो सकता है किसी अमेरिकन कंपनी के अंदर पैसा लगा दूं, किसी ब्रिटिश कंपनी के अंदर पैसा लगा दूं,
तो ऐसे ही हमारे भारत की कंपनी में भी विदेशी लोगों का पैसा भी लगा होता है। तो ये लोग इतनी इतनी दूर बैठे होते हैं, मान लेते हैं कंपनी का हेड ऑफिस है, ये है न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ है बेटा? कंपनी का जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। इनमें से कोई पर्सन चेन्नई का है, कोई पर्सन मुंबई का है, कोई पर्सन उदयपुर का, राजस्थान का, कोई पंजाब का, ठीक है, कोई हैदराबाद का, कोई महाराष्ट्र का, यानी पूरी कंट्री में। हो सकता है कि कुछ लोग हमारे फॉरेनर्स भी हों, कुछ लोग हमारे विदेशी भी हों इनमें से। अब ये लोग कहते हैं कि हमने कंपनी के अंदर पैसा लगा तो दिया, लेकिन हम इस कंपनी में रोजाना तो आ नहीं सकते, जैसे ऑफिस में हम रोज जाते हैं। तो ये कहते हैं हम तो इतनी दूर बैठे हुए हैं, हमने पैसा लगा दिया, लेकिन कंपनी के अंदर हम रोज अप डाउन तो कर नहीं सकते। तो ये लोग क्या करते हैं कि इनके पीछे कंपनी सही तरीके से चलती रहे, क्योंकि देखो मैं जिस कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ अपने करोड़ों लाखों रुपए, तो मैं ये चाहूंगा ना कि जिस कंपनी में मैंने पैसे लगाए हैं वो कंपनी दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे, हमेशा प्रॉफिट्स अर्न करे, अच्छे से अपने बिजनेस को करे। तो इन लोगों की भी यही डिमांड होती है कि भाई हम तो देखो इस कंपनी के ऑफिस से बहुत ज़्यादा लाखों हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, और हमारे पीछे से कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कंपनी ठीक से व्यापार कर भी रही है कि नहीं कर रही, हमें कैसे पता। तो इनको विश्वास दिलाने के लिए कि भाई इनकी जो पूंजी है वो सेफ है, कंपनी अच्छी चल रही है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने में से ही, अपने ही लोगों में से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर देते हैं। इनमें से इन्होंने क्या किया, 3 4 5 जो कि बहुत बढ़िया इंटेलिजेंट पर्सन्स थे, उनको सिलेक्ट कर लिया, और उनको कहा भी आप हमारे बिहाफ पर इस कंपनी को देखोगे, आप ऑफिस में ही रहोगे। ये यहाँ के लोकल बंदों को ले लेते हैं, कोई आसपास का जो बंदा होता है जो रोज ऑफिस में जा सके, ऐसे लोगों को अपने में से सिलेक्ट कर लेते हैं। एक मीटिंग करते हैं सारे शेयर होल्डर्स बैठकर कि भाई हमारे में से कुछ ऐसे लोगों को चुना जाएगा जो रोज कंपनी के अंदर जाएंगे, कंपनी की एक्टिविटीज को देखेंगे, कंपनी सही से काम कर रही नहीं कर रही इसको देखेंगे, और हमें वो रिपोर्ट देते रहेंगे। तो इन लोगों को जब चुना गया ना, इन लोगों को कहा जाता है डायरेक्टर्स, इन लोगों को कहा जाता है डायरेक्टर्स, और इनको कंबाइंडली हम कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कह देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपने फिल्मों में भी कई बार देखा होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इस बंदे को चुना गया है, इस बंदे का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चयन हो गया है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, शेयर होल्डर्स के द्वारा कुछ चुने हुए ऐसे प्रतिनिधि जो कि शेयर होल्डर्स की गैर मौजूदगी में, उनकी अब्सेंस में कंपनी के एक्टिविटीज को, कंपनी के ऑपरेशंस को ठीक से देखेंगे, और इन शेयर होल्डर्स को कुछ कुछ समय पश्चात क्या देते रहेंगे, रिपोर्ट देते रहेंगे। तो अब देखिए इन्होंने क्या किया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए असली कहानी। सबसे पहले टॉप पर आएंगे हमारे शेयर होल्डर्स, क्योंकि ये कंपनी के मालिक होते हैं। ये मालिक सिलेक्ट करते हैं, एक कमेटी बनाते हैं, और उस कमेटी का नाम होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के द्वारा चुने गए कुछ पर्सन्स की कमेटी होती है, ठीक है बेटा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे जो हमारे मैनेजर्स आते हैं, जनरल मैनेजर। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, उस कंपनी में और नियुक्त कर देते हैं जनरल मैनेजर्स, जो कि क्या करेगा, उस कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उस कंपनी में हो सकता है परचेज मैनेजर हो जो कि केवल परचेज का काम करता है, उस कंपनी के अंदर सेल्स मैनेजर है जो कि केवल सेल्स का काम देखता है, उस कंपनी के अंदर प्रोडक्शन मैनेजर है जो कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है कंपनी के अंदर, प्रोडक्शन कैसे होता है उसको देखता है। कुछ होते हैं HR मैनेजर्स, किसी भी कंपनी में जब अपॉइंटमेंट की जाती है एम्प्लॉयज की, तो ये वाला डिपार्टमेंट करता है, उनका इंटरव्यू लेना, उनकी सैलरी डिसाइड करना, उनके काम को चेक करना, ये सारा HR मैनेजर करता है। उस कंपनी के अंदर फाइनेंस, पैसे के काम को देखने के लिए एक मैनेजर होता है जिसका नाम होता है फाइनेंस मैनेजर।
इस तरह से बेटा हमारी कंपनी का स्ट्रक्चर होता है। सबसे टॉप पे होते हैं शेयर होल्डर्स, क्योंकि ये कंपनी के मालिक होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन शेयर होल्डर्स में से ही कुछ लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एज ए डायरेक्टर बनकर काम करना पसंद करते हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने काम को और थोड़ा सा इजी बनाने के लिए एक ऐसा मैनेजर नियुक्त कर देते हैं जो कि सभी मैनेजर्स के ऊपर कंट्रोल रखेगा। ये सबसे मेन मैनेजर होगा और इसके नीचे जितने भी मैनेजर्स होंगे, वो चाहे परचेज मैनेजर हो, सेल्स मैनेजर हो, फाइनेंस मैनेजर हो, एचआर मैनेजर हो, ये सारे इसके नीचे काम करेंगे। अब ये जो मैनेजर्स हैं ये अपने अपने काम की रिपोर्ट किसको देंगे बेटा? इस जनरल मैनेजर को देंगे कि सर हमारे डिपार्टमेंट में इतना इतना काम हुआ है। ये जनरल मैनेजर अब जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कि सर मेरे अंडर में जितने भी मैनेजर्स थे उनकी रिपोर्ट ये है, सभी ने देखो इतना काम किया है, हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिपोर्ट इनसे ले ली। अब शेयर होल्डर्स मीटिंग करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। हो सकता है वो 6 महीने में एक बार करें, 3 महीने में एक बार करें। शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ एक मीटिंग करते हैं। सारे शेयर होल्डर्स जितने भी होते हैं वो कंपनी के या किसी भी होटल रेस्टोरेंट में बुकिंग करा लेते हैं। वहां पर क्या करेंगे? मीटिंग करेंगे, ऑडिटोरियम बुक कर लेते हैं और फिर रिपोर्ट लेंगे कि क्या कंपनी ने पिछले 6 महीनों में कितनी प्रोग्रेस करी है। तो शेयर होल्डर्स के प्रति जिम्मेदार कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति कौन जिम्मेदार होता है? जनरल मैनेजर। और जनरल मैनेजर के प्रति कौन जिम्मेदार होता है बेटा? हर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स। तो इस तरह किसी भी कंपनी के अंदर काम करना पड़ता है और इनके अंदर फिर जो एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयज वो काम करते हैं। एम्प्लॉयज, हम कॉमर्स के बंदे हैं, जैसे हम गए तो हमें नौकरी मिली फाइनेंस मैनेजर के यहाँ। हो सकता है हम फाइनेंस मैनेजर बन जाए या फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है वहां पर हमारी एज ए एम्प्लॉय जॉब लग जाए, ठीक है। या हो सकता है कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी किया हुआ उस बच्चे ने, उसने लॉ की डिग्री भी हासिल की हुई है, तो कहते भी ये बंदा बहुत अच्छा है तो क्यों ना इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर लिया जाए। तो आप किसी भी कंपनी में जब जाएंगे अपनी पढ़ाई पूरी करके तो आपको कहीं पर भी सिलेक्ट किया जा सकता है। आपको इस पोस्ट पर भी डाला जा सकता है, इस पर भी डाला जा सकता है। शेयर होल्डर्स तो बेटा वो होते हैं जो कंपनी के अंदर पैसा लगा देते हैं, बहुत पैसे वाले लोग होते हैं। या फिर हो सकता है आपको किसी डिपार्टमेंट का मैनेजर बना दिया जाए, या हो सकता है किसी डिपार्टमेंट में एज ए नॉर्मल एम्प्लॉय आपको जॉब दे दी जाए। तो अपनी पोजीशन आप डिसाइड कर सकते हो कि किस पोजीशन पे आपको जाना है। जितनी बड़ी पोजीशन आप हासिल करना चाहोगे, ध्यान रखना उतनी ही बड़ी आपको क्वालिफिकेशन भी लेनी पड़ेगी। आप कहते हैं कि सर मैं बीकॉम करके और किसी कंपनी में मैनेजर बनना चाहता हूँ, बेटा बीकॉम वालों को मैनेजर नहीं बनाते हो। वो कहते हैं कि कम से कम एमबीए किया हुआ बंदा तो होना चाहिए, क्योंकि एमबीए किया हुआ बंदा मैनेजमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मैनेजमेंट के जो गुण होते हैं ना, उनको सीख के आता है तो वो अच्छा मैनेजर बन सकता है। बीकॉम पास वाले बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो जितनी बड़ी पोस्ट आप हासिल करना चाहते हो, ध्यान रखना उतनी ही ज़्यादा आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो ये था कंपनी का एक नॉर्मल सा ओवरव्यू। तो अभी हम बेसिकली बात ही पढ़ रहे हैं, अभी हमने चैप्टर को शुरू ही नहीं करा बेटा, ठीक है। अब देखो कंपनी जो है, अभी मैं आपको बेसिक ही बताऊंगा। कंपनी है, ये मान लो 100 करोड़ रुपए से स्टार्ट होती है। कंपनी ने कहा भी 100 करोड़ रुपए से, यानी कि 1 अरब से, इतने रुपए से वो बिजनेस स्टार्ट करने वाली है। कंपनी ने डिसाइड किया, यानी कि वो हो सकता है कि 8 से 10 लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने कहा भी 100 करोड़ रुपए से हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे। अब देखो कंपनी के पास पैसा आता कैसे है। इन लोगों ने डिसाइड करा कि इतने रुपए से बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अब इन्होंने क्या किया कि अपनी कंपनी के नाम से प्रोस्पेक्टस छपवाए। आप जानते होंगे प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं। किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने जाते हैं तो वहां हमें प्रोस्पेक्ट्स मिलता है। उस प्रोस्पेक्टस के अंदर एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है और उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी के बारे में सारी जानकारी होती है कि वो कितने प्रकार के कोर्सेज करवाती है, उसकी अचीवमेंट्स क्या क्या है, उसने कितने बच्चों को नौकरी दिलवाई है, सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके नाम होते हैं। ये सारी चीज़ें उस प्रोस्पेक्टस के अंदर होती है।
तो हम जब किसी यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस परचेज करते हैं तो उसके अंदर जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको हम वहाँ से फाड़ लेते हैं। फाड़ लिया, उस प्रोस्पेक्टस में से एक बुकलेट जैसी होती है, उसमें से हमने एप्लीकेशन फॉर्म को अलग किया, उसको फिलअप किया, और फिलअप करने के बाद जो भी फीस होती है हमारी, उसके साथ हमने उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी के अंदर हमने क्या कर दिया, उसको जमा करवा दिया एडमिशन लेने के लिए। ठीक है बेटा, ये प्रोसेस होता है यूनिवर्सिटीज कॉलेज के अंदर दाखिला लेने के लिए। यही बात सेम अप्लाई होती है कंपनीज के अंदर। कंपनी क्या करती हैं, अपने नाम से प्रोस्पेक्टस छपवाती हैं, और उस प्रोस्पेक्टस में अपनी जो कंपनी जो बनाने जा रहे हैं उसके बारे में सारी डिटेल्स वो लिखते हैं कि कंपनी किस प्रकार के बिजनेस में एंटर करना चाह रही है, उस बिजनेस की भविष्य में कितनी एक्सपेक्टेशंस यानी कितना वो ग्रो कर पाएगी, किस प्रकार के प्रोडक्ट वो बनाएगी, 5 साल के अंदर कितनी वो ग्रोथ कर जाएगी, ये सारी चीज़ें उस प्रोस्पेक्टस के अंदर वो लिखवा देती है, प्रिंट करवा देती है, और उसके अंदर एक एप्लीकेशन फॉर्म भी रख देती है, और कहती है जनता को आमंत्रित करती है। ऑनलाइन आजकल तो ऑप्शन होते हैं, आईपीओ निकलते हैं, तो ऑनलाइन हम जैसे मेरे को किसी कंपनी की तलाश है कि मैं किसी कंपनी में पैसे लगाना चाहता हूँ, अचानक मुझे न्यूज़पेपर में या इंटरनेट पर पता चलता है कि एक कंपनी है जो कि नई ओपन होने वाली है, और उस कंपनी में वो कंपनी इनवाइट कर रही है पब्लिक को कि आओ और हमारी कंपनी के अंदर पैसा लगाओ। तो मेरे को ऑप्शन मिला, मैंने इस कंपनी का प्रोस्पेक्टस अच्छे से पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये कंपनी करोड़ों रुपए कमाने वाली है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसके प्रोस्पेक्टस को पढ़ा, उसमें से मैंने एप्लीकेशन फॉर्म को फाड़ा, उसको मैंने भरा, और जितनी फीस ये मांग रहे हैं उस प्रोस्पेक्टस के साथ मैंने कंपनी के यहाँ पर कंपनी के ऑफिस में डिपॉजिट करवा दी। ठीक है, अब देखो 100 करोड़ रुपए कंपनी को जनता किस प्रकार देगी। कंपनी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जब आएगा हमारे यहाँ पर परचेज करने, तो उसे हम एक शेयर 10 रुपए का देंगे। कंपनी अपनी टोटल जो पैसा निर्धारित करा है बिजनेस कमाने के लिए करने के लिए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देती है, और उस छोटे से टुकड़े को कहा जाता है शेयर। ये जब आप +2 क्लास में आओगे तो कंपनी अकाउंट्स, हमारा अकाउंट्स के टॉपिक में है, वहाँ पर हम पूरी कंपनी जो अकाउंटिंग करती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ हमारे पास थ्योरेटिकल है, +2 में आओगे तो आपको प्रैक्टिकल बताएंगे हम। तो कंपनी ने अपनी टोटल कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, हर टुकड़े को बोला गया शेयर। अब मेरे को ये बताओ, 100 करोड़ रुपए हैं और एक टुकड़ा 10 रुपए का है, तो कितने टुकड़े बन गए? 10 करोड़ टुकड़े बन गए, यानी कंपनी के पास 10 करोड़ शेयर्स हो गए। 10 करोड़ शेयर्स कंपनी के पास हो गए। तो बेटा दोबारा से सीखना, कंपनी पहले ये डिसाइड करती है कि कितने रुपए से वो बिजनेस शुरू करेगी, उसके बाद उस पैसे के वो छोटे छोटे टुकड़े बना लेती है, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 100 रुपए का, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी ने कहा भी हमारा एक टुकड़ा 10 रुपए का रहेगा, और इस तरह से हम ये सारे टुकड़े जनता को बेचेंगे और जनता से पैसा रिकवर करेंगे। तो कंपनी ने जब देखा कि 100 करोड़ में 10 रुपए के कितने टुकड़े बनेंगे, तो कंपनी को पता चला 10 करोड़ के टुकड़े बनेंगे। अब मैं जा रहा हूं, मैंने कहा मैं कंपनी में पैसे लगाना चाहता हूं, लेकिन सारे के सारे मैं ही थोड़ी लगाऊंगा। मैंने कहा भी मुझे इस कंपनी के 1 लाख शेयर्स चाहिए, 1 लाख। जब मैं इस कंपनी के अंदर जाऊंगा तो मैं कहूंगा भी 1 लाख रुपए मैं इस कंपनी में लगाना, 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदना चाहता हूं, 1 लाख शेयर्स, और एक शेयर की कीमत कंपनी मुझसे ले रही 10 रुपए, क्योंकि वो कहती है जो भी व्यक्ति आएगा वो एक शेयर के बदले 10 रुपए लेगा। कितने शेयर खरीदना चाहता है बताने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं 1 लाख शेयर खरीदना चाहता हूँ, कंपनी कहेगी 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपए ले आओ। मैं चेक बनाऊंगा 10 लाख रुपए का, और कंपनी के ऑफिस में इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ दे आऊंगा। कंपनी मेरे डीमैट अकाउंट में, जो कि ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग का अकाउंट होता है, मेरे डीमैट अकाउंट में 1 लाख शेयर्स ट्रांसफर कर देगी। इसी तरह कोई दूसरा पर्सन गया, उसने कहा मुझे कंपनी के 5 लाख शेयर चाहिए, तो कंपनी कहेगी 5 लाख शेयर, एक शेयर बेच रहे हैं हम 10 रुपए का, 50 लाख रुपए ले आओ।
तो कंपनी के पास कितने रुपए पहुंच गए हैं? 60 लाख। इस तरह से पब्लिक इन कंपनी के शेयर्स को खरीदती है और कंपनी अपना सारा पैसा किससे मंगवाती है? पब्लिक से। तो धीरे 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 काफी लोग जुड़ेंगे, तो कंपनी के पास ये जो 100 करोड़ रुपए कंपनी ने सोचे थे, ये पब्लिक के द्वारा कंपनी के पास पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से कंपनी अपना जो पैसा है वो जनता से मंगवाती है और अपने बिजनेस को शुरू करती है। अब जिस जिस व्यक्ति ने पैसा लगाया है बेटा, वो कहेगा ना कि भी मैंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया तो मुझे कुछ तो बेनिफिट दो, कुछ तो रिटर्न दो। तो कंपनी इनके द्वारा लगाए गए पैसे पर इंटरेस्ट देती है, जिसे हम कहते हैं डिविडेंड। आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो शेयर्स के बदले आपकी जो कंपनी है वो आपको हर साल के एंड में एक रिटर्न देती है, एक प्रॉफिट देती है, जिसका नाम होता है डिविडेंड। और इसकी रेट 10% भी हो सकती है, 20% भी हो सकती है। वो डिपेंड करती है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। कंपनी ने एक साल व्यापार किया, कंपनी ने करोड़ों खरबों रुपए का प्रॉफिट कमाया और उसने कहा भी हर व्यक्ति को 20% का डिविडेंड देंगे, तो मुझे कितना डिविडेंड मिलेगा? मुझे 2 लाख का फायदा हो जाएगा। इस बंदे को 10 लाख रुपए मिलेंगे। ये देखो, मेरे 10 लाख और 50 लाख तो सुरक्षित है कंपनी में। मुझे हर साल 2 लाख और 10 लाख रुपए इन व्यक्तियों को मिलते रहेंगे जब तक ये कंपनी में अपना पैसा लगाए रखेंगे। जिस दिन निकालना चाहेंगे उस दिन ये अपना पैसा निकाल लेगा, लेकिन जब तक नहीं निकालेंगे तब तक इनको हर साल 10-20% कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता रहेगा। तो इस तरह से कंपनी प्रोस्पेक्टस के द्वारा जनता को आमंत्रित करती है कि हमारे यहाँ पर आओ और हमारी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो खरीद के ले जाओ। शेयर्स की तरह ही कंपनी के अंदर डिवेंचर्स भी होते हैं, इनकी हम डिस्कस करेंगे बाद में। आप अभी ये मान के चलो कि शेयर्स और डिवेंचर्स जब कंपनी बेचती है तो उसके लिए प्रोस्पेक्टस छपवाती है, जनता उसमें से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करती है और एक शेयर और एक डिवेंचर की कितनी कीमत है उसे अपने द्वारा खरीदे गए शेयर के साथ गुणा कर देती है और इतना पैसा जनता जो कंपनी को दे देती है। ठीक है बेटा, तो आज हमने कंपनी के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करा है। अभी मैं आपको नोट्स भेज दूंगा आज, उन नोट्स को आप राइट डाउन करना। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो कंपनी का चैप्टर है वो बहुत ही जल्दी फिनिश हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको पूरी प्रक्रिया कंपनी कैसे स्टार्ट होती है, किस तरह से अपने बिजनेस को रन करती है, किस तरह अपना जो पैसा है वो जनता से ही मंगवा रही है और जनता किस प्रकार अपना पैसा कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर देती है। आपको जाते जाते एक लास्ट बात और बताना चाहूँगा बेटा, मैं जो यूएसए है ना बेटा, वो इतना तरक्की क्यों कर रहा है, ये सभी के माइंड में बातें होती हैं कि जो अमेरिका है वो इतनी तरक्की क्यों कर रहा है। तो बेटा इसके पीछे रीजन ये है कि वहां की मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन अपना जो एक्स्ट्रा पैसा है, मैक्सिमम पॉपुलेशन इन्वेस्ट देयर मनी इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का मतलब होता है कंपनीज के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करती है मैक्सिमम जनता, अप्रोक्सीमेटली 74%। आप सर्च कर लेना कहीं पर भी। अमेरिका के अंदर कम से कम 74% लोग ऐसे हैं जो अपना पैसा बैंकों में डालने की बजाय, अपने घर पर सेफ रखने की बजाय किसी कंपनीज के अंदर लगाना पसंद करते हैं। और जब ये मान के चलो, जब कंपनीज को हमारा पैसा मिलेगा तो वो अपना बिजनेस ज़्यादा बड़ा कर पाएंगे ना। मुझे अभी मैं एक फैक्ट्री ला के काम कर रहा हूँ और मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि मैं अगर 2-3 फैक्ट्रियाँ भी और डाल दूँ ना तो भी मैं पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इन फैक्ट्रियों को डालने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो नहीं है ना मेरे पास। और ये पैसा तभी आएगा जब जनता मेरी कंपनी के अंदर पैसे लगाएगी। और हमारे इंडिया की केवल 4% जो लोग हैं उनका पैसा शेयर मार्केट के अंदर जाता है। इसी वजह से हमारा इंडिया बहुत पीछे चल रहा है। अब देखो, जब जनता कंपनीज के अंदर पैसा लगाना शुरू करेगी तो कंपनीज के पास पैसा आएगा, वो अपने बिजनेस को और थोड़ा बड़ा करेंगी। और जितना ज़्यादा किसी भी कंट्रीज के अंदर इंडस्ट्रीज होती हैं उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर रोजगार मिलते हैं, हर लोगों की गरीबी दूर होती है और हमारी जो इकोनॉमी होती है वो उतनी स्ट्रांग होती है।
अब हमारे इंडिया के लोग बचाना पसंद करते हैं, वो या तो एफडी करवा देते हैं बैंक के अंदर, या बैंक के सेव अकाउंट में डाल देते हैं, या अपनी घर की तिजोरी के अंदर रखते हैं। तो उनको बेनिफिट तो मिल ही नहीं रहा ना, क्योंकि कंपनियों के पास पैसा जा नहीं रहा लोगों का, कंपनियों के पास पैसे का अभाव है, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पा रही है। और जब कंपनियां हमारे इंडिया में नहीं बनेंगी, अपना पैसा नहीं लगाएंगी कहीं पर, तो वो ग्रोथ नहीं देंगी हमारे देश को। इसीलिए इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत पीछे चल रही है। जिस दिन हमारे देश की पॉपुलेशन शेयर मार्केट में पैसा लगाने लग गई ना, हमारे देश में भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ खुलेंगी, बेरोजगारी की जो समस्या है वो दूर होगी, क्योंकि जितनी कंपनियां खुलेंगी उतने ही लोगों को रोजगार मिलेगा, उतना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। तो ये कारण है कि यूएसए और इंडिया पीछे क्यों है, क्योंकि जब तक आप अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाना शुरू नहीं करोगे, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया जा सकता। ठीक है बेटा, तो ये हमारा चैप्टर था, इतना आप इस वीडियो को देख के समझना, और नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, उनको कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना। ठीक है बेटा, थैंक यू।